Good morning students and welcome to my class. Today we are going to start revaluation of assets and reassessment of liabilities. It is the adjustment related to the chapter number 5 admission of a partner. ये revaluation account क्यों बनाते हैं अपन, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है बुक्स में जो गिवन होती है वो अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जैसे एसेट्स आपने अगर 10 लाख रुपए में परचेज किए 10 लाख रुपीज में, तो वो या तो बुक वैल्यू पर होगी या अपनी कॉस्ट प्राइस पर होगी। या जो भी लाइबिलिटीज होती है वो भी ओल्ड होती है, पुरानी होती है। तो जब कभी भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी का रिटायरमेंट हो जाता है या एनी एग्रीमेंट चेंज होता है, कोई भी एग्रीमेंट चेंज होता है और पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस समय अपन को एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवोल्यूशन और करनी पड़ती है। इसलिए अपन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जिससे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको कोई लॉस नहीं हो, उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं मिल पाए। तो अपन बोल सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. It means when a new partner is admitted, when a old partner is retire or die, when there is any change in the partnership agreement, that time revaluation account is prepared. In this account, all the assets, if all the assets is decreases or liabilities is increases, मतलब अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है, डिक्रीज का मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, दैट इज लॉस. तो आई रिपीट, ऑल द एसेट्स दैट इज डिक्रीजेज, ऑल द लाइबिलिटीज दैट इज इंक्रीजेज, दे आर डेबिटेड इन दिस अकाउंट. एंड ऑल द एसेट्स विच आर इंक्रीजेज, ऑल द एसेट्स विच आर इंक्रीजेज और लाइबिलिटीज आर डिक्रीजेज, दे आर ऑल क्रेडिटेड दिस अकाउंट. बिकॉज अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है. तो एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो इस अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो इसके डेबिट में आएगी क्योंकि लॉस होगा. वापस बोल रहा हूं, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा. एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा. लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस होता है, तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा. और लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो रहा है, कहां आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा. तो आपको ध्यान रखना है कि इस अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी. तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं. रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. And in this account, all the assets decreases are debited in this account, and liabilities are increases debited in this account. If the assets are increases or liabilities are decreases, they are credited in this account. And after, if there is any credit balance, that is profit for the partners. If there is any debit balance, that is loss for the partners, which is distributed between the partner in their old ratio. ओके बेटा, आप समझ गए होंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है और ये अपन क्यों बनाते हैं. तो मैं इसके बारे में जो भी एंट्रीज होती है वो उसको डिस्कस कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं. ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. सबसे पहली एंट्री कौन सी है, फर्स्ट एंट्री for an increase in the value of assets. For an increase in the value of assets. assets की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. assets क्या होती है बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है. अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे. एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. ठीक है बेटा. सेकेंड एंट्री देखो, फॉर द डिक्रीज in the
वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगी, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इस एंट्री को दोनों अकाउंट से समझो बेटा, आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा विसिट क्या है। देखो बेटा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो एसेट्स जब इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा एक तो, दूसरी एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और अगर एसेट्स की वैल्यू डेबिट होगी मतलब इंक्रीज होगी, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे, और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। रिवोल्यूशन नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो डेबिट होता है। तो दोनों अकाउंट को देखो, एसेट्स क्यों डेबिट हो रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवोल्यूशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब देखो, फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है, तो रिवोल्यूशन नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट जो लॉस में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो रिवोल्यूशन डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि लॉस हो रहा है, एसेट क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। थर्ड एंट्री, ऑन द increase in the amount of liabilities, on the increase in the value of in the amount of liability, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो अपने क्या लिया होता है, लॉस होता है, लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है। टू, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लाइबिलिटीज हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, अगर ये इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब ऑन द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो बेटा, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है। वैसे ही ऑन द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस की होती है, अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, तो रिवोल्यूशन को क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। तो ये चार एंट्री हो गई है, ये चारों एंट्रियां रिकॉर्डेड एसेट्स हो उनके लिए भी हो सकती है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स है बुक्स में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एसेट्स है जो बुक्स में नहीं है, अब उसको बुक्स में अपन को रिकॉर्ड करनी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज बुक में नहीं होते हैं, बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000 प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर एक्रूड कमीशन है, जैसे एक्रूड कमीशन बुक्स में नहीं है, एक्रूड कमीशन ₹10,000, एक्रूड कमीशन ₹10,000, तो एंट्री क्या होगी, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अब जैसे वो क्वेश्चन में बोले आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी बुक्स में होती ही नहीं है, अपन उसको एडजस्ट करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000 उसको रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को बुक्स में लाएंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये चार एंट्री जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की है वो रिकॉर्डेड एसेट्स के लिए भी है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए भी है। अब मैं दो एंट्री और बता रहा हूं, दो तीन। ऑन द
on the increase of provisions and reserve, on the increase of provision and reserve, provision और reserve इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू provisions and reserve. 6th entry, on the decrease of provision and reserve. प्रोविजन और रिजर्व डिक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन. अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोविजन और रिजर्व क्या होते हैं. आपको पता ही है, प्रोविजन वो होते हैं जो अपन प्रॉफिट में प्रोविजन बोल सकते हैं ना. प्रोविजन इज एन अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द नॉन लॉसेज एंड लाइबिलिटीज. प्रोविजन इज एन अमाउंट विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द नॉन लॉसेज एंड लाइबिलिटीज. प्रोविजन अपन नॉन लॉसेज और लाइबिलिटीज के लिए बनाते हैं, और रिजर्व अननॉन लॉसेज और लाइबिलिटीज के लिए बनाते हैं. तो दोनों चीजें प्रॉफिट का ही पार्ट है. अगर इंक्रीज होगी तो कैसे होगा? ऑन द इंक्रीज ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन एंड रिजर्व. अगर प्रोविजन और रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हो या न्यू बना रहे हो, न्यू प्रोविजन बना रहे हो या न्यू रिजर्व बना रहे हो, तो क्या करेंगे? ऑन द डिक्रीज ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 6 एंट्री बताई है इससे रिलेटेड. अब अपन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करेंगे. किसकी करेंगे? प्रॉफिट और लॉस की. 7 एंट्री, प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन. प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन. अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, कभी भी प्रॉफिट होता है तो रिवोल्यूशन पर वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है. कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी. रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज. तो अपन पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करेंगे. एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर आ जाएंगे या एग्जिस्टिंग पार्टनर आ जाएंगे. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑन द लॉस, ऑन लॉस ऑन रिवोल्यूशन, लॉस ऑन रिवोल्यूशन. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. देखो बेटा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी, फिक्स मेथड की होगी, तो यहां करंट से एंट्री होगी. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर करंट अकाउंट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन लॉस के समय. तो ये 8 एंट्रियां मैक्सिमम बताई है, इसमें सारी एंट्रियां हो जाती है अगर अपन करना चाहे तो. एक दो एंट्री और बता देता हूं. अगर मान लो रिवोल्यूशन हो रहा है, उस समय कोई एक्सपेंसेस हुआ, तो अपन एंट्री क्या कर सकते हैं? ये तो एंट्री लगभग खत्म हो गई है. एक्स्ट्रा एंट्री और हो सकती है, जैसे मान लो रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड, रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म. तो एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक.
रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, अगर रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड किए हैं तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, रिवोल्यूशन लिख देंगे चल जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर मान लो ऐसा हो जाए रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा फिक्स होगा तो करंट अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने पेड किए, किसने पेड किए हैं? पार्टनर ने, तो एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और भी एंट्री हो सकती है, अपन चाहे तो बहुत सारी एंट्रियां होती है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्री है जो मैंने आपको बता दी है, इससे आगे कम ही आती है, लेकिन ये जो एंट्री है ये सारी हो जाती है, इसमें सारी एंट्री आ जाती है। तो मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट की आपको लगभग सारी एंट्री समझा दी बेटा, इसको अच्छी तरह से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कम से कम 100% बोर्ड में 2 से 3 नंबर की इस एंट्री का यह अकाउंट आता है 100%, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, मैंने बोला था ना इस चैप्टर का 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है, तो जब 8 मार्क्स का जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें 2 या 3 नंबर की एंट्री रिवोल्यूशन की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको समझे, बहुत आसान भी है, क्योंकि ये सब चैप्टरों में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में रिवोल्यूशन आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से करें बेटा। अब मैं इसके अकाउंट पर आता हूं, उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इसका अकाउंट कैसे बनता है, रिवोल्यूशन अकाउंट, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देंगे बेटा। हाँ तो बेटा अपन रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंट्री और दोनों अकाउंट, एंट्री भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और रिवोल्यूशन अकाउंट भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वो कैसे बनता है उसके बारे में देखें। रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको मैं वापस बोल रहा हूं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट। सबसे पहले जो अपन ने एंट्री बुक्स में की थी वही अपन इसमें, सॉरी अभी बोर्ड पर जो की थी वो इसमें अपन करते हैं। सबसे पहले एंट्री की थी फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस, ये देखो पहले तो सबसे पहले देखो ये रिवोल्यूशन अकाउंट है। क्या है ये? रिवोल्यूशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। आई रिपीट, प्रॉफिट होगा तो डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट देन क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट, इफ देयर इज एनी लॉस दैट इज डेबिटेड इन दिस अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में और लॉस होगा तो डेबिट में। तो सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में आएगा। बाय एसेट्स अकाउंट, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, इंक्रीज आ जाएगी यहां पर। अब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बिजनेस में क्या होता है? लॉस, लॉस होगा तो यहां आ जाएगा टू एसेट्स, टू एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। अब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है बिजनेस में? अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस होता है टू लाइबिलिटीज। इंक्रीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बाय लाइबिलिटीज। डिक्रीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज। अब देखो अच्छी तरह से यहां पर आप ध्यान से देखो, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो बिजनेस के लिए लॉस होता है जो डेबिट में आ गया। लाइबिलिटीज की वैल्यू
डिक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, इसलिए क्रेडिट में आ गया। अब देखो, कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन हम फ्यूचर के लॉस के लिए बनाते हैं। फ्यूचर का लॉस मतलब हो सकता है 100% वो लॉस हो, इसलिए अपन प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन अगर बना रहे हैं या कोई भी रिजर्व बना रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं, तो टू प्रोविजन एंड रिजर्व इंक्रीज कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय प्रोविजन ठीक है। अगर रिवोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, रिवोल्यूशन का कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है टू कैश या बैंक, एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने दिए हैं तो पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने पेड किए तो इधर आ जाएगा। और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में आ रही है, तो वो जैसे एसेट्स इंक्रीज होती है उसमें ही आएगा, ठीक है ना बेटा। और भी अपन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अपन को समझ में आएगा। तब अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट होगा, तो लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स वाई एंड जेड बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस दोनों में से एक चीज होगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट हो चुका है। ये कैसे बनाना है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि आप आगे वाले क्वेश्चंस कर सकें। अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट। इससे क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। पार्टनर्स, जो भी ओल्ड पार्टनर है, जो भी डिजर्विंग पार्टनर है, जिनको प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर जो भी है, तुमको प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है। अगर किसी को लॉस मिलना है तो लॉस मिल जाएगा। तो अगर इस चैप्टर में जैसे एडमिशन ऑफ पे पार्टनर में क्या होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी का अगर आप रिवोल्यूशन करोगे तो जो न्यू पार्टनर है उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नहीं उसको कोई लॉस में शेयर मिलेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस वो है किसका, ओल्ड पार्टनर का है। किसका है बेटा, ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर को ही लॉस मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ही प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपन ये बनाते हैं ताकि उसको कोई भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं मिल सके। ओके बेटा, तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट को कैसे करना, उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आऊंगा, जो मुझे अभी एक दो क्वेश्चन या एंट्रीज मुझे लेनी है, ताकि आपको पता चल सके इसको कैसे करना है। हाँ, तो बेटा अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो इसके रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसके एंट्रीज मैं आपको समझाऊंगा, जो एडवांस में आती है। और भी बहुत सारी एंट्री आती है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम्स आती जाएगी। वो बोलते हैं ना कि अपन कभी भी कोई भी नई चीज सीखते हैं तो अपन को एकदम से प्रॉब्लम नहीं आती। जब अपन उसको
प्रैक्टिस में लाते हैं जब प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ड्राइविंग सीखेंगे, कार सीखेंगे, तो मैंने बता दिया कार को ऐसे चलाना, तो आप चला लोगे क्या? जब आप एक्चुअल में उसको ड्राइव करोगे ना, तो जो डीपली जो छोटी छोटी मिस्टेक आती है वो आपको बाद में धीरे धीरे पता चलती है। तो मैं आपको मोटे तौर पर क्या प्रॉब्लम्स आती है वो आपको अभी बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं जो मतलब जो अपन पढ़ते हैं तो अपन को लगता है कंफ्यूजन में आ जाता है अपन, तो उससे रिलेटेड मैंने 2-4 पॉइंट लिए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं तो वो धीरे धीरे ले लेंगे अपन। पहले एक बार ये 2-4 पॉइंट देखो, आपको समझ में आएगा। पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, इसमें रिलेटेड ये नेसेसरी एंट्रीज करनी है। फर्स्ट है मशीनरी इज इंक्रीज बाय 10%, बुक वैल्यू 1 लाख दे रखी है, मशीनरी को इंक्रीज करना है 10%। बुक वैल्यू कितनी है मशीनरी की? 1 लाख। 1 लाख मशीनरी की वैल्यू है, उसको इंक्रीज करना है। तो बहुत आसान है, मेरे हिसाब से हो सकती है एंट्री। कैसे होगी बोलो बेटा? फर्स्ट एंट्री देखो आप, मशीनरी इज इंक्रीज बाय 10%, सीधा 10% इंक्रीज करनी है। बुक वैल्यू 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 से इंक्रीज कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये इंक्रीज हो गई मशीनरी 10,000 और 10,000। ठीक है, यहां अंडरस्टैंड बना सकते हो। बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीजेज, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, फर्नीचर इज इंक्रीज टू 85,000, फर्नीचर इज इंक्रीज टू 85,000। ये कह रहा है फर्नीचर को इंक्रीज करो 85,000 तक, इंक्रीज टू 85,000, 85,000 तक इंक्रीज करो। अभी फर्नीचर कितना है? 65,000, उसको इंक्रीज करना है 85,000 तक। तो 65 तो है, उसको 85 तक तो इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब आपको फर्नीचर को यहां से लेकर यहां तक लाना है, तो कितना बढ़ जाएगा? 20,000 रुपए। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, कितने रुपए? 20,000 रुपए, 20,000। बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेज, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीजेज। थर्ड एंट्री, थर्ड में क्या है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी? 54,000। ये कह रहा है स्टॉक जो है वो 10% कम है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 54,000 का 10% कर देते हैं। 54,000 का 10% 5400। तो बच्चे क्या करेंगे, ये अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब कम है, स्टॉक कम लिखा हुआ है, तो इसको बढ़ाओ। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो बच्चे करेंगे वो बता रहा हूं, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, स्टॉक को बढ़ा देंगे। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीजेज, बच्चे ऐसे करेंगे। 10% कितना होता है 54,000 का? 5400। ये बच्चे ऐसे करेंगे, ये रॉन्ग है। ये क्या है बेटा? रॉन्ग है। अभी ये लिखा हुआ है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो ये 10% कम है, ये स्टॉक कितना है? 10% कम है। तो 10% कम का मतलब क्या है? स्टॉक जो दे रखा है आपके सामने 54,000 का, ये 90 पर है। किस पर है? 90 पर। ये 10% कम है, तो इसको 100 पर लाओ तो ये हो जाएगा 60,000। अगर 100 पर लाओगे तो 60,000 हो जाएगा। अगर 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। तो 6,000 रुपए बढ़ेगा। ये 5400 नहीं होगा, यहाँ 6,000 आएगा। कितना आएगा?
क्योंकि ये 10% कम है, ये 90 पर है, तो इसको 100 पर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 पर लाओगे तो 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000। आपको 60,000 करना तो 6,000 इंक्रीज होगा। अब बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, ये तो सिंपल है कि बिल्डिंग 20,000 रुपए से ज्यादा है, सीधी दे रखी है 20,000 से ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो बिल्डिंग को कम कर दो। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग ₹20,000 से कम कर दिया, ज्यादा है, ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा है। बिल्डिंग बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीजेज, आगे देखो फिफ्थ एंट्री, लैंड वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ये जो लैंड है ना, ये 20% ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा है, मतलब ये खुद ही 20% ज्यादा है, तो ये 2,40,000 ये लैंड दे रखी है ना जो आपके सामने 2,40,000, ये 20% ज्यादा है, मतलब ये 120 पर है। किस पर है, ये 120 पर है। इसमें 120 का डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, इंटू 20 करोगे तो ये कितनी ज्यादा है वो आ जाएगी। तो 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 इसका जाएगा, डिवाइड करेंगे अपन, 0 से 0 कट, 40,000 आएगा। कितना आएगा, 40,000। ₹40,000 बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी लैंड की वैल्यू, लैंड वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, 40,000 ज्यादा है। 20% का मतलब कितनी है, 40,000 ज्यादा, तो कम करो। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, being value of land decreases, तो देखो इसकी अपन ने डिक्रीज कर दी वैल्यू, अपन ने 6 एंट्री कर ली है। अब लास्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन अप टू 5%, 5% तक मेंटेन करना है। बुक वैल्यू डेटर्स की कितनी, 40,000, और प्रोविजन गिवन कितना है, 2,500 रुपए, मतलब ये कह रहा है 5% आपको मेंटेन करना है डेटर्स का। कितना मेंटेन करना है, डेटर्स का 5% मेंटेन करना है। हाँ देखो इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन अप टू 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पर 5% बनाना है, तो 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मेंटेन रखना है अपन को, लेकिन बना हुआ कितना है अपने पास, 2,500 रुपए, तो 500 रुपए ज्यादा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, अप टू 5% रखना है। 40,000 का 5% करो, 2,000 रखना है, जबकि है कितना, 2,500 रुपए ज्यादा है, तो डिक्रीज करेंगे प्रोविजन को। प्रोविजन provision for doubtful debts account debit to revaluation account, कितने रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए डिक्रीज हो रहा है। बीइंग प्रोविजन डिक्रीजेज, ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। और भी बहुत सारी एंट्री होती है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये एंट्री हो गई। अब इसमें आपको ना जितने भी एंट्री थी पार्टनर ने दे रखे हैं, तो अभी अपन सोचे इसका प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, वो कैसे चेक करेंगे अपन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंट्री में अगर प्रॉफिट और लॉस चेक करना है तो सिंपल सी बात है, रिवोल्यूशन अकाउंट, ध्यान से सुने,
रिवोल्यूशन अकाउंट अगर डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। कैसे चेक करेंगे? देखो अपन, मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर देखो रिवोल्यूशन क्रेडिट है 10,000 ये हो गया। फिर देखो क्रेडिट में कितना है 20, 10 और 20 कितना हो गया 30। फिर क्रेडिट में कितना है 6, 36 क्रेडिट में आ गया, 36 क्रेडिट में और 500, 36 500 क्रेडिट में। अपन चेक कर ले एक बार। देखो 10,000 क्रेडिट में रिवोल्यूशन अकाउंट एक बार, 20,000 फिर क्रेडिट में 10 और 20 कितने हो गए 30, फिर 6,000 36,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसमें नहीं है क्रेडिट में, इसमें नहीं है, इसमें है क्रेडिट में 500 रुपए 36,500। अब डेबिट में देखो आप 20,000 नहीं डेबिट में कहा है, ये रहा यहाँ पर 20,000 डेबिट में, 20,000 डेबिट में, रिवोल्यूशन डेबिट में कितना 20, फिर डेबिट में कितना 40, 20 और 40 कितना हो गया 60, डेबिट में 60 हो गया है, डेबिट में 60,000 है। ठीक है, डेबिट में कितना है 60। अब देखो डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम है तो लॉस है। रिवोल्यूशन अकाउंट को देखो ओनली, रिवोल्यूशन डेबिट में कितना है ज्यादा है और क्रेडिट में कितना है कम है, माइनस करके देख लो आप 60 माइनस 36,500 0,053 23,500 का क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है लॉस। तो लॉस को बांटोगे जब एंट्री क्या करोगे, लॉस बांटते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। तो ओल्ड पार्टनर, जो भी पार्टनर, यहाँ पार्टनर का नाम नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो कैपिटल लिख दो ओनली। अभी तो अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। $23,500 being loss on revolution। ठीक है बेटा, तो रिवोल्यूशन की एंट्रीज मैंने कुछ बताई है आपको, और भी बहुत सारी होती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे क्रेडिटर्स के लिए आती है। पहले क्रेडिटर की बता रहा हूं, जैसे द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक। क्रेडिटर की वैल्यू रिटर्न बैक करनी मतलब कम करनी है। क्रेडिटर की वैल्यू अगर रिटर्न बैक करनी होगी तो क्या होगा, कम करनी है। या ऐसा भी आ सकता है जैसे ₹3,000 इज नॉट पेड टू द क्रेडिटर है, या डिक्रीज है, या अपन को ऐसा बोल सकता है कि क्रेडिटर अपन को मिल नहीं रहे हैं, उनको पेमेंट कैसे करें, तो क्रेडिटर की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी पड़ सकती है। अगर डेटर्स में जैसे आ जाए कि प्रोविजन, द वैल्यू ऑफ प्रोविजन इज इंक्रीजेज, तो प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज कर दो। द वैल्यू ऑफ प्रोविजन इज, या अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज डिक्रीजेज, प्रोविजन का अमाउंट डिक्रीज कर दो तो डिक्रीज कर दो। लेकिन एक वर्ड आता है कि ऑल द डेटर्स आर गुड, ऑल द डेटर्स आर गुड। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, तो इसका मतलब प्रोविजन अब नहीं चाहिए, प्रोविजन को डिक्रीज कर दो, 0 कर दो। ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना प्रोविजन हमको नहीं चाहिए। प्रोविजन अगर बना हुआ है तो उसको पूरा डिक्रीज कर दो। क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, मतलब उसको डिक्रीज करने की एंट्री कर देंगे, वो कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक, या नो देयर इज नो नेसेसरी टू पेमेंट द अमाउंट टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है तो क्रेडिटर को कम कर दो। ऐसे वर्ड्स आएंगे अलग अलग जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है और उसको अच्छी तरह से उसकी एंट्री करके उसका अकाउंट बनाना है। तो मैंने रिवोल्यूशन की आज आपको सिर्फ बेसिक समझाई है, तो बेसिक आप मैं बताऊंगा, जो एग्जांपल्स आप देखना, इलस्ट्रेशन जो आपको बुक में दे रखे हैं वो बोलूंगा मैं, वो आप जरूर करना रिवोल्यूशन अकाउंट के, और कुछ क्वेश्चन आप करना, और फिर उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा आपके। ठीक है बेटा, तो मेरा आज का वीडियो बस इतना ही है रिवोल्यूशन के लिए। अब अच्छी तरह से इसको ध्यान से समझें और राइट डाउन करें, इसकी एंट्री को लर्न करें, समझें, रिवाइज करें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।